हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन सी, मतलब कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सी बात है, बिकॉज हमने क्वेश्चन सैम्पल पेपर अपना 3 और 5 कंप्लीट कर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो 2 अभी भी पेंडिंग था, तो मैंने सोचा 2 को कंप्लीट कर लिया जाए। तो बिना देरी किए चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303 एंड देयर ACF इज 101। हमें एक ऐसा पेयर बनाना है, स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट पेयर बनाना है, जिनके बीच में डिफरेंस होगा 303 का और ACF होगा 101 का। क्लियर? कैसे करेंगे? ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, पेयर बोला, पेयर मतलब क्या? पेयर में दो नंबर्स रहेंगे। तो हमने मान लिया कि let the required numbers be x and y। तो मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर हैं तो वो है x and y। ना क्वेश्चन ने पूछा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें तो भाई बचपन से पढ़ाया गया है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000, है ना भाई। और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 बार 9 लिखने से वो होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 100, ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब गिवन क्या है? गिवन ये है कि हमारे जो दो नंबर्स है x एंड y, इनका ACF है 101। ठीक है, ये बात गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने ACF को ACF जो है हमारा 101, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करना ज़रूरी है। देखो नाउ 101 को हमने 1000 को डिवाइड किया 101 से, तो यहाँ पर होगा हमारा 9 देने से होगा क्या? 9 देने से तो 1 देने से तो होगा नहीं। 9 देने से 900। अच्छा, देखता हूँ 909, इसमें 9 तो 9 देने पर क्या होगा? 9 देने पर रिमाइंडर आ जाएगा अपना 9, यहाँ पर 089। हाँ, तो रिमाइंडर आ रहा है 91। ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है 91। सो देयरफॉर रिमाइंडर इज 91। अच्छा, अब इससे क्या याद रखना? सिंपली, ठीक है, अब तुमको जितना रिमाइंडर मिला है उसको तुमको अपने ACF से हटा देना है, माइनस करना है। ठीक है, नाउ subtracting 101 from 91, we get 101 minus 91 equals to 10 मिलता है हमें। अब इस 10 को तुम्हें कहाँ पर ज्वाइन करना है? इसको तुमको ऐड करना है 1000 में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? सोच के देखो, 91 रिमाइंडर आ रहा है जब तुमने 101 को 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, अब अगर मैं इस नंबर से मैं अगर 91 को हटा दूं तो मुझे जो x वैल्यू होगा, सपोज मैंने कुछ अल्फ़ा वैल्यू को मुझे मिलेगा जब मैं, ठीक है, इससे इसको माइनस करूंगा तो मुझे जो डिजिट मिलेगा, ठीक है, कुछ अल्फ़ा वैल्यू का ये, सपोज अल्फ़ा नहीं, ये 10 ही है। ठीक है, अब गौर से देखो, ये जो नंबर है 10, ये 1000 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है,
1000 को डिवाइड कर पा रहा है। तो हमें यही बस चाहिए था कि ऐसा एक नंबर मिले, ठीक है, जो हमें 1000 को डिवाइड कर पाए, ठीक है, और उसी को आपको क्या करना है, उसी में से माइनस कर देना है, ठीक है। ये टेक्निक होता है, ऐसा क्वेश्चन से वैसे आता नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करना है अभी आपको जो फर्स्ट नंबर होगा, आपका जो फर्स्ट नंबर होने वाला है, ठीक है, जो कि हमने x माना था, वो होगा आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से 10 को माइनस कर देना है, 990 आ जाएगा आपका, सॉरी माइनस नहीं, सॉरी प्लस करना है, ठीक है। तो 110 आ जाएगा आपका, ये होगा आपका फर्स्ट नंबर जो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, कह सकते हो, ठीक है, जो कि जिनका ACF 101 होगा। इसके साथ और एक नंबर है। अच्छा, एक और बात गिवन है ऑल्सो। एक और बात गिवन क्या है? एक और बात ये गिवन है कि y माइनस एक्स इक्वल्स टू 303, ठीक है, ये गिवन है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 303। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। यह बना इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगा अपना प्लस कर देंगे तो 303 प्लस 1010, तो यहाँ से y का वैल्यू 1313। सो पहला नंबर क्या था? पहला नंबर है 1010 और दूसरा नंबर हो जाएगा 1313, ठीक है। और ये वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स का एक पेयर है, एक यू कैन से एक पैकेट कह सकते हो, पैकेट में जो कह सकते हो एक बॉन्ड है, ठीक है, वैसा, या फिर कह सकते हो एक जोड़ा है, ठीक है, जोड़ी कह सकते हो, जोड़ी। तो इन दोनों नंबर्स जो है ये एक जोड़ी है। क्या जोड़ी, कैसा जोड़ी है भाई? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का जोड़ी है, जिनके बीच में डिफरेंस है 303 और इन दोनों का ACF है 101, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आते नहीं है, ठीक है, बिकॉज देखो ACF LCM वाले पार्ट में ये वाला जो टॉपिक है ये NCERT में ज़्यादा कुछ लिखा है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया तो ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको देख लेने कि ऐसे हुआ कि नहीं, ठीक है। वैसे भी चांसेस कम है ऐसे आने के, ठीक है। तो इनको आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जैसा मैंने ओसवाल में था वैसे मैं आपको करवा दिया है, समझा दिया है, ठीक है। अब देखो भाई 27 वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पता नहीं आपके स्टैंडर्ड में ये है भी नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि दिया हुआ है ओसवाल में तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर होगा x एक्सिस, ये होगा अपना y एक्सिस, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर है अपना एक पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला, ठीक है, ये हो गया अपना पैराबोला। और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4,0 है, ठीक है, और यहाँ पर एक इसने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर एक इंटरसेक्ट किया है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस d है, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस d है, ठीक है। इसके बाद देखो शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जिसमें है y इक्वल्स टू x² प्लस kx प्लस 12। Now without finding the value of k, find the two roots of the given quadratic equation। मतलब हमें k का वैल्यू को बिना फाइंड किए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो दो रूट्स मिलेंगे अल्फ़ा और बीटा, वो हमें निकालने होंगे, बताने होंगे कैसे करेंगे। तो ओसवाल में जैसा गिवन है, ठीक है, वैसा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, बिकॉज बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे इनको, ठीक है, इस वाले बात को, इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो पहले देखो x एक्सिस के इस वाले पॉइंट पे कट किया है और इस वाले पॉइंट पे कट किया है। तो हमें पता है कि x एक्सिस में कोई भी पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, x,0 के फॉर्म में रहता है ना। तो इन्होंने मान लिया कि ये α,0 के मतलब कोऑर्डिनेट है इसका, और ये इसका कोऑर्डिनेट है β,0, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है आपस में बराबर है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पॉइंट है
ये इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, बिकॉज मिड पॉइंट क्या करता है, हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखो इसका लेंथ भी डी है यहाँ से, और यहाँ से इसका लेंथ भी डी है। मतलब क्या, ऑब्वियसली जो ये पॉइंट है ये ऑब्वियसली एक मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट हुआ तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो -4,0 जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बराबर होगा किसके बराबर, अच्छा रुको, इसको मिड पॉइंट फार्मूला से मत करो, कुछ और तरीके से करते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से करते हैं तो आराम से हो जाएगा। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कैसा है भाई, हम क्या करेंगे, देखो हमें ये पॉइंट पता है, ठीक है, ये पॉइंट पता है, इनके बीच का डिस्टेंस भी पता है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से, उसका वैल्यू डी के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो पहला केस देखो, तो x2 माइनस x1 करते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो बीटा माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस इसमें 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और ये जो डिस्टेंस निकला है ये डिस्टेंस d के बराबर है, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई। इन हमने क्या किया, बहुत आसान है, मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाला, लेकिन भाई ये डिस्टेंस तो d के बराबर है। तो जो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया और वहाँ से मुझे जो डिस्टेंस मिलेगा वो d के बराबर होगा, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है बस। तो इसके बाद 0 तो नहीं रहेगा, तो बीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर ये रूट के अंदर है इक्वल्स टू d। अब स्क्वायर रूट और रूट कट जाएंगे तो रहेगा बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू d, यहाँ से बीटा इक्वल्स टू d माइनस 4। अच्छा, यहाँ पर मैंने सर गलती किया है, x2 तो हमारा -4 होगा, तो उल्टा लिख दिया मैंने, -4 माइनस बीटा, ठीक है, x2 माइनस x1 होगा तो माइनस बीटा माइनस 4, सॉरी -4 माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा -4 माइनस बीटा, है ना। अब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल लो, तो माइनस बीटा इक्वल्स टू d प्लस 4, ठीक है, d प्लस 4। अब उस तरफ से भी माइनस लाना पड़ेगा मुझे, तो बीटा इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो d तो प्लस है, तो प्लस लाने के लिए माइनस, फिर इसमें माइनस, तो 4, फिर माइनस माइनस कट गया, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस d माइनस 4। तो बीटा का वैल्यू आ जाता है -d माइनस 4, ठीक है, ऐसा कुछ आता है ना। अच्छा अब अल्फ़ा का वैल्यू हम ऐसे ही निकाल सकते हैं ना, अल्फ़ा का वैल्यू भी निकालते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, सेम तरीके से निकालते हैं अल्फ़ा का वैल्यू। तो देखो हाँ, तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे वो d के बराबर होगा। तो -4 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत है भी, या फिर नहीं तुम लिख सकते हो फिर भी, ठीक है, इक्वल्स टू d। फिर यहाँ से -4 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर रूट के अंदर है, अल्फ़ा सॉरी रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो -4 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू d, ओके। फिर अच्छा, फिर से गलती कर रहा हूँ क्या, हाँ जी, x2 गलत लिया है मैंने, x2 अल्फ़ा होगा, ठीक है, अल्फ़ा होगा x2, तो x माइनस से प्लस हो जाएगा। बार बार गलती कैसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलती होती रहती है, ठीक है, गलतियों के बिना कुछ नहीं होगा, गलतियाँ होंगी तभी आंसर्स मिलेंगे। तो d माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया अपना d माइनस 4, ओके। अच्छा, तो मैंने गलतियों को थोड़ा माफ़ करके अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सी अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ मिल चुके हैं, अब इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ। अब मुझे बताओ, सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस से तुम्हें क्या मिलता है। तो बोलोगे भाई सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस से वो उसका रिलेशन में पता है। तो k का जो वैल्यू है, ठीक है, जो अपना k का वैल्यू है
उसमें उसका वैल्यू तुम्हें नहीं निकालना है ना, तो हम के को टच नहीं करने वाले, के को हम टच करेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के, फिर अल्फ़ा का वैल्यू डी माइनस 4 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस डी माइनस 4, तो डी और डी कट जाएंगे और यहाँ से माइनस के का वैल्यू -8 के बराबर, मतलब के का वैल्यू 8 आ जाएगा और के का वैल्यू आ गया, मतलब हम अभी रूट्स निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि तुम्हें के का वैल्यू नहीं निकालना है, के का वैल्यू तुमको निकालना नहीं है, अगर निकालोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने कुछ दिमाग लगाया, हमने सम ऑफ जीरोस नहीं किया, सम ऑफ जीरोस किया तो के का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, जो उस वाले भी वैसे ही किया है। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह सकते हो, ठीक है, जीरोस भी लिख सकते हो या फिर रूट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है भाई, हमें बताया सबको, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म तो भाई 12 है, ओके भाई 12, और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी जगह पर तुम लिख सकते हो, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 12। अब अल्फ़ा का वैल्यू पता है, बीटा का वैल्यू पता है, तो डी माइनस 4 इंटू माइनस डी माइनस 4 इक्वल्स टू 12। अब भाई साहब तुमको करने पड़ेंगे थोड़े से कैलकुलेशंस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो d इंटू डी, तो ये माइनस डी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 4d, ये हो जाएगा प्लस 4d, ये हो जाएगा प्लस 16 इक्वल्स टू 12। यहाँ से डी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस 1, अच्छा कट जाएंगे, फिर हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो देयरफॉर डी का वैल्यू आएगा +-2, ओके, तो डी का वैल्यू आएगा +-2, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा करना है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, अल्फ़ा का वैल्यू d-4 था, ठीक है, और बीटा का वैल्यू -d-4, तो यहाँ पर 2 बिठा दो, तो अल्फ़ा का वैल्यू -2 मिलेगा तुमको, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू तुमको -2 मिलेगा, और यहाँ पर तुमको -d के जगह पर तुम -2 बिठा दो, -4 इक्वल्स टू तुम्हारा +2 माइनस, इसमें भी तुमको मिल जाएंगे, तुमको रुको, अगर सॉरी -2 नहीं, तुम +2 बिठाओ, तो अरे रुको, d-4, फिर यहाँ पर अपना 2 करने से -4 -2, हाँ -6 होगा, ठीक है, -6 होगा d के जगह पर, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये होगा फॉर फॉर d इक्वल्स टू +2, d का वैल्यू +2 देने पर हमें अल्फा बीटा कैसे वैल्यूज मिलेंगे। अब d का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव दूँ तो तब क्या होगा, देखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू d-4, सो -2 -4 -6, और बीटा का वैल्यू -d-4 माइनस इंटू -2 -4 2 ठीक है, सॉरी 2 -2 हाँ, तो भाई लग सेम ही आते हैं, ठीक है, इसमें -2 -6 आया, इसमें -6 -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम x का वैल्यू, सॉरी बार x बोल रहा हूँ, अगर तुम d का वैल्यू 2 बिठाओगे तब भी सेम ही रिजल्ट है, बस थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा वैल्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है, बिकॉज देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का मिलाव वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसमें दो वैल्यूज़ आने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दो वैल्यू से आंसर हो सकते हैं, ठीक है, सो इट कैन बी पॉसिबल। तो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो रूट्स -2 -6 हो सकते हैं, ठीक है, या तो रूट्स -6 और -2 हो सकते हैं, क्लियर। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का मदद लिया, ठीक है, याद रखना ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, और हमारा डिस्टेंस वाला फार्मूला है x2 - x1, इसलिए यहाँ पर गलतियाँ हो रहा था या हो रही थी। अच्छा, देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको
मतलब बहुत घुमा फिरा कर बहुत पूछा गया है क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है पार्ट ए 3 इंटू 3 टू द पावर 2m प्लस 11 इंटू 3 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द पावर m इक्वल्स टू 4। नाउ यूज द सब्सटीट्यूशन 3 टू द पावर m इक्वल्स टू x टू सॉल्व फॉर m। तो ऑलरेडी हिंट गिवन ही है, ठीक है, ऑलरेडी तुम लोगों को हिंट दे दिया गया है क्वेश्चन में कि तुमको 3 टू द पावर m को x ले लेना है, ठीक है, मान लेना है, जो भी बोलो। तो देखो कैसे करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आई होप सो, ठीक है, मुझे याद ठीक से नहीं है, फिर भी देखो क्या करना है तुमको मान लेना है 3 टू द पावर m, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसको तुमको x मान लेना है। मतलब 3 टू द पावर m की जगह तुमको लिख देना है x। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3 टू द पावर 2m। अब हमें पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल टू द पावर m, बिकॉज जब भी ऐसा होता है तो पावर्स हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 टू द पावर 2m आ जाता है। तो देखो देन ये हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर होल टू द पावर m, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो 3 टू द पावर m होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, 2m ही होगा, प्लस 3 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द पावर m, ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब बोला है कि जब भी 3 टू द पावर m होगा 3 टू द पावर m होगा x हो जाएगा, तो इसको x लिख दो बस। सो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, भूलना मत, प्लस ये होगा 11x इक्वल्स टू 4, ठीक है। डायरेक्ट 4 को मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो -4, ठीक है। अब 11 चाहिए तो 12 - 1 कर दो, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन तो x प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर आइदर x का वैल्यू होगा 1/3 और x का वैल्यू होगा -4, ठीक है। तो ये हो गए आपके x के वैल्यूज़, या तो वो 1/3 होंगे या फिर x का वैल्यू -4 होगा, कोई सा भी एक होगा, ठीक है। आपको दोनों ही लिख के आने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर भी आपके कदमों के सामने आ गया है, ठीक है, कदमों के सामने या फिर नज़रों के सामने या फिर आँखों के सामने, कुछ भी कह लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक और, ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन है इसका जो पार्ट बी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पार्ट बी में क्या क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन टू बी ट्रू। इक्वेशन क्या है, √15 माइनस 2x इक्वल्स टू x, ठीक है। आपको यहाँ से x के और जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सब निकालने हैं। तो पहले तो भाई बंदा डर जाएगा देख के क्वेश्चन को, अरे भाई ये कुछ मतलब जो प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं जो लोग होते हैं वो सोचेंगे अरे भाई कैसा क्वेश्चन है, रूट दे के रखा है भाई, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना इस क्वेश्चन को। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर रूट है तो तुमको इस तरह भेज देना है रूट को। तो अगर तुम लेफ्ट साइड में इसको रूट रखोगे तो राइट हैंड साइड में भेज दो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 माइनस 2x तो बंदे के ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो गया 0, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से क्या करना है 3x माइनस 2x कर, सॉरी 5x माइनस 3x कर देना है। 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर x इंटू एक्स प्लस 5 होगा, फिर ये -3, फिर रहेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब बोलो भाई x के कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है। या तो x का वैल्यू 3 हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन ट्रू हो सकता है, या फिर x का वैल्यू -5 भी हो सकता है जिस वजह से इसका इक्वेशन ट्रू हो सकता है। क्या आपका आंसर ऐसा है? क्या आपका भी आंसर मेरे जैसा है कि x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, x का वैल्यू -5 भी हो सकता है, ठीक है। क्या ये ट्रू है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इसका आंसर -5 और -3 एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। भाई स्टूडेंट्स यही पर गलती कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं अरे इजी क्वेश्चन है
इसको तो मैं इस तरह भेज दूंगा, स्क्वायर बना दूंगा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर मेरे x के 2 वैल्यूज आएंगे, वही आंसर होगा। नहीं 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 नहीं, फिर तुमको x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करके देखना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तुम्हें यहाँ पुट नहीं करना है तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो इसको, x के वैल्यू को, अगर तुम्हें रूट के अंदर पसंद नहीं है तुमको रूट अगर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं x का वैल्यू पहले तो मैं -5 पुट करता हूँ तो क्या होता है, अगर x का वैल्यू -5 होता है तो 15 - 2 इंटू -5 इक्वल्स टू -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब तुमको देखना है कि क्या LHS और RHS बराबर है कि नहीं, ठीक है। ये अपना LHS है, दिस इज आवर LHS और दिस इज आवर RHS। अगर LHS और RHS बराबर नहीं आते हैं तो x का वैल्यू वो होगा नहीं, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर होगा मतलब 25। क्या यहाँ भी 25 आ रहा है, 15 प्लस इसमें आ गया तो ये जाएगा 20, रुको इसमें माइनस किया 2 हुआ 3 के बाद ये हो जाएगा -5 करने पर, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद यहाँ पर तो 15 माइनस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू, अच्छा समझा बेटे, माइनस कुछ गलती नहीं की है मैंने, कुछ गलती तो नहीं किया, एक्स स्क्वायर, ओह मैंने गलती की है। गलती ये है कि इसको, इस वैल्यू को तुमको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, रूट के अंदर ही पुट करना है भाई, और कोई चारा नहीं है, रूट के अंदर ही पुट करना है, रूट के बाहर पुट करोगे तो आंसर बराबर ही आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, तो 15 - 2 इंटू -5 रूट के अंदर रहेगा, ठीक है, और इस तरफ होगा x का स्क्वायर, मतलब होगा -5 का स्क्वायर, तो 15 माइनस प्लस 10 रूट के अंदर है, सॉरी इम्प्लाइज दे रहा हूँ, सॉरी 25 रूट के अंदर, अच्छा सॉरी रुको, हाँ रे हाँ, इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वो तो मैं बार गलत कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये हो जाएगा 5। तो गौर से देखो, तुम थोड़ा सा अगर गौर से देख रहे हो तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि LHS में हमारा आ गया है +5 और RHS में हमारा आ गया है -5, बिकॉज x का हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर x की जगह पर -5 पुट किया, यहाँ पर भी -5 पुट किया, तो यहाँ पर -5 पुट करने पर माइनस प्लस √25 इज़ 5 और यहाँ पर -5, तो क्लियरली यू कैन सी LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि x का ऐसा वैल्यू बताओ जिसके वजह से LHS और RHS बराबर होगा, मतलब इक्वेशन करेक्ट होगा। इक्वेशन करेक्ट मतलब ट्रू होने का जो मतलब है वही मतलब ये है कि LHS और RHS का बराबर होना, लेकिन क्योंकि x -5 वाले वैल्यू की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर x -5 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर कुछ और होगा, मतलब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो मैं पुट करके देखो 3, ठीक है, और अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 15 - 2 इंटू 3 मैंने रूट के अंदर लिया, और यहाँ पर हमारा ये तो 3 होगा, ठीक है, ये अपना LHS, ये अपना RHS, फिर ये हो जाएगा 15 - 6 रूट के अंदर जो कि है √9, जो कि 3 के बराबर है ना, ठीक है। हमेशा याद रखना, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ठीक है। किसी भी चीज़ का तुम रूट कर रहे हो तो वो कभी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ठीक है। सो क्लियरली LHS बराबर RHS हुआ, मतलब अगर तुम x का वैल्यू 3 लोगे तो ये जो इक्वेशन तुमको दिख रहा है ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। सो हेंस x का वैल्यू सिर्फ 3 होगा, -2 नहीं होगा, ठीक है, x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, ओके। सो ये नहीं होगा, याद रखना भाई इसको।
ठीक है, -5 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। क्लियर है भाई, क्यों हुआ ऐसा, रीज़न पता चल गया। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसमें आपको दोनों आंसर्स लिख के आने नहीं है, जो आंसर पुट करने के बाद आपका करेक्ट आ रहा है वही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो गलती मत करना इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अरे पागल पागल पागल, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर मैंने एक और लकीर खींच दी है, जगह नहीं है, बॉर्डर बना दिया है, ये लो। नाउ सी 29 नंबर क्वेश्चन है, shown below is a circle whose center is unknown. State true or false for the statements below and give valid reasons. Number 1, the center of the circle can be found using any two tangents. तो पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी एनी टू टेंजेंट्स के मदद से क्या हम हमारे सर्कल के सेंटर को ढूंढ सकते हैं। बताओ बताओ, क्या हम किसी भी दो टेंजेंट्स के मदद से क्या हम उस सर्कल के सेंटर को ढूंढ निकाल सकते हैं। बताओ बताओ बताओ। आंसर इज ट्रू। बोलोगे भाई कैसे? तुमने एनसीईआरटी में एक थ्योरम पढ़ा था कि प्रूव दैट द टेंजेंट, ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल, ठीक है, ऐसा कुछ थ्योरम ऐसा ही था। मैं इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो थ्योरम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, लेकिन मैं इतना समझा सकता हूँ कि जब भी तुम एक टेंजेंट को ड्रॉ करोगे एक सर्कल के ऊपर, ठीक है, और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से POC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जाता है, हमेशा आपको पता ही है ना, 90 डिग्री एंगल बना के रेडियस जाता है। और रेडियस किससे पास होता है भाई? हमेशा सेंटर से पास करेगा, ठीक है। और अगर तुम एक और टेंजेंट यहाँ पर दोगे, ठीक है, एक और टेंजेंट तुम यहाँ पर दोगे, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगा वो भी कहाँ पर मीट करेगा? वो जहाँ पर मीट करेगा वो भी सेंटर ही होगा, O, ठीक है। तो तुम दो टेंजेंट्स के मदद से एकदम एग्जैक्ट जो लोकेशन है हमारे सेंटर का वो तुम निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, ठीक है। मतलब सिंपल क्या करना है, तुमको पहले दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, फिर उन दो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से तुम एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। और जो 90 डिग्री लाइन जहाँ पर जाके मीट करेंगे दोनों, वहीं पर होगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? बस यही करना है। टेंजेंट्स ड्रॉ किया दो, फिर वहाँ से 90 डिग्री बनाकर एंगल दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर लाइन मिल गए वहीं पर होगा हमारा सेंटर। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ट्रू कैसे है? तुमको लिखना है कि ओथ वाल में जैसे लिखा है वही वैसे लिखना है आपको कि इफ़ वी ड्रॉ 90 एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू टेंजेंट्स एंड एक्सटेंड परपेंडिकुलर लाइन्स टू मीट एट ए पॉइंट दे विल गिव द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल, जैसे मैंने बोला वैसे ही होगा, ठीक है। दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किया, फिर दोनों टेंजेंट्स का जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ किया, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन्स आपस में जाकर मिल गए, उसी पॉइंट पर, मतलब मीटिंग पॉइंट पर हम कहेंगे सेंटर है, बस। ठीक है, समझ में आया? और रोमन 2 में गिवन है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल कैन बी फाउंड यूजिंग एनी टू कॉर्ड्स। हाँ भाई, क्या हम एनी टू, किसी भी दो कॉर्ड्स की मदद से क्या हम सर्कल के सेंटर को निकाल सकते हैं? बताओ बताओ, ट्रू और फॉल्स बताओ। इसका भी आंसर ट्रू है। कैसे ट्रू है? आइए समझते हैं। हमें पता है कि कॉर्ड में, अगर हम कॉर्ड में सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हमारा कॉर्ड बेचारा बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है, इसका बाइसेक्शन हो जाता है, मतलब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब मैंने क्या किया, मैंने दो कॉर्ड्स ले लिए ऐसे, ठीक है, और दोनों कॉर्ड्स से एक 90 डिग्री का लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब बताओ 90 डिग्री जब मैंने ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री कहाँ पर जाके मीट करेंगे? ऑब्वियसली सेंटर में जाके मीट करेंगे। तो दोनों लाइंस, दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर जाके मीट करेंगे वही होगा हमारा सेंटर, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जब भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है इस कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। तो हमने इसका उल्टा कर दिया, हमने कॉर्ड को बाइसेक्ट करवा कर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया दोनों कॉर्ड से। तो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगे वही होगा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने निकाल लिया सेंटर ऑफ द सर्कल, बस यही लिखना है। वो सवाल में भी लिखा ही ऐसा ही है कि ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द टू कॉर्ड्स एंड एक्सटेंडिंग them to meet at a point gives the center of the circle। बस इतना ही करना था। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हो गया है, ट्रू फॉल्स का खेल था। फिर और वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, और वाला मतलब बी वाला पार्ट है। बी वाला पार्ट क्या कहता है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सी डी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, सेंटर वो शोन इन द फिगर। ओके, तो डायग्राम जो है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना। एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ये एक स्क्वायर है। फिर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा है, तो ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है ना। ओके, इज इट फाइन और नॉट? लेट्स सी, क्या कुछ गलती है? कुछ गलती है तो बता सकते हैं। कहाँ पर जाके मीट करेंगे? ये लो, सेंटर में जाएंगे ना। ये एक काम करते हैं, इसको सेंटर में जाके लाते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक सेंटर ड्रॉ किया और यहाँ से इसको एक्सटेंड किया। रुको 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 रुको, कुछ तो गलत है भैया, कुछ तो गलत है। एकदम इसके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ना मुझे। और यहाँ पर हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ए बी सी डी, ये यहाँ से इसको भी ज्वाइन किया गया है। इस पॉइंट को बोला गया ई और इस पॉइंट को बोला गया ओ, और ये सारे के सारे 90 डिग्रीज, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्क्वायर है भाई साहब, ठीक है, और सी डी टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट, एंड गिवन इज ओ डी इक्वल्स टू सी ई, ओ डी इक्वल्स टू सी ई। What is the ratio of the area of the circle and the area of the square? Show your steps and give valid reasons। हमें स्क्वायर का एरिया का रेशियो, सॉरी सर्कल के एरिया का रेशियो और स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताने हैं। कैसे करेंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई, बताओ बताओ। देखो, ओ डी इक्वल्स टू सी ई, इसका मतलब क्या कि ओ डी के साथ सी ई बराबर है। हाँ जी, ये तो ठीक है भाई, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ? आइए देखो, ये हमारे सर्कल का सेंटर है, तो ओ डी और ओ ई क्या है? रेडियस है। तो ओ डी के साथ ओ ई बराबर, ओ डी के साथ ओ ई बराबर है कैसे? रेडियाई। ठीक है, फिर इन दोनों से मैं कॉम्बाइन करके लिख सकता हूँ कि हमारा जो ओ डी हाँ, सी ई के साथ ओ ई बराबर है, कॉम्बाइनिंग दिस टू। क्लियर? इन दोनों को कॉम्बाइन करके मैंने ऐसा लिखा। नाउ मैंने क्या लिखा कि ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ सी को तुम लिख सकते हो भाई, बहुत आसान है भाई, ओ ई प्लस सी ई, ओ ई प्लस सी। अब मैंने क्या किया, मैंने ओ ई को लिख दिया ओ डी और सी को भी ओ डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ओ डी हो गया। मतलब क्या कि ओ सी जो है वो ओ डी के ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, ट्वाइस के बराबर है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस लगाकर मैंने सी डी का लेंथ निकाला। ठीक है, आइए, इन ट्राइंगल ओ डी सी, हाइपोटेन्यूज ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब मैं ओ सी को लिख सकता हूँ क्या? ओ सी को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओ डी।
ट्वाइस ऑफ ओ डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, ये होगा 4OD स्क्वायर, ये है माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे मिल जाता है CD स्क्वायर इक्वल्स टू 3OD स्क्वायर, ठीक है, माइनस करके मिल गया। ओके, नाउ अब गौर से देखो, हमें ये भी पता है कि CD जो है हमारे स्क्वायर का साइड है, ठीक है। तो अब गौर से देखो इंटरेस्टिंग चीज़, अब मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना है, रेडियस है OD या फिर OE, ठीक है, OD या फिर OE, तो मैंने ले लिया OD को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, तो पाई इंटू OD स्क्वायर, हाँ भाई ठीक है। फिर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर, है ना, साइड का होल स्क्वायर करने पर हमें मिलता है एरिया। तो मैंने ले लिया CD साइड को, बिकॉज देखो हर एक साइड बराबर है, तो मैंने CD को लिया। क्यों लिया, इसका भी पीछे कारण इसके लिए, देखो, तो मैंने कर दिया CD का स्क्वायर। अब CD का स्क्वायर जो है उसका वैल्यू तो 2OD 3OD स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने लिख दिया 3OD स्क्वायर। अब इनका रेशियो कर दो, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा पाई इंटू OD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3OD स्क्वायर, OD स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 हो गया इसका रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो हो गया पाई बाई 3। कोई दिक्कत, मज़ा आया इस क्वेश्चन में, मज़ा आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन थे, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले देखो ओसवाल में भी ऐसे ही करवाया गया है, तो मैंने भी, ठीक है, मेरा भी स्टेप जो है वो सिमिलर हो गया ओसवाल से। तो मैंने क्या किया, पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था कि OD के साथ C बराबर था, और हमें ये भी पता था कि OD के साथ OE तो रेडियस है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों से निकाल लिया कि रिलेशन CE इक्वल्स टू OE, ठीक है, जो ज़रूरत नहीं था फिर भी कर लिया। फिर OC को हम क्या लिख सकते थे, तुम बोलोगे भाई OE प्लस C, तो लिखा। अब OE भी CD के बराबर है, सॉरी OD के बराबर है, और CE भी OD के बराबर है, तो इन दोनों को OD के बराबर लिख दिया, ट्वाइस ऑफ OD हो गया। फिर क्योंकि अभी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज, ये अपना बेस, ये अपना परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस का। अच्छा, OC का वैल्यू 2 ऑफ OD के बराबर है, तो लिख दिया। फिर 4OD स्क्वायर होगा, माइनस कर दिया। फिर CD स्क्वायर का वैल्यू 3OD स्क्वायर के बराबर, ओके। फिर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है, रेडियस हमने OD मान लिया, OE भी हो सकता है लेकिन हमने OD लिया, ठीक है, ज़रूरत के लिए, ठीक है, बिकॉज पर्पस है ना हमारा भाई। फिर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब साइड तो कुछ भी हो सकता है बिकॉज हर एक साइड बराबर होता है, तो हमने CD साइड को लिया बिकॉज पर्पस है। फिर CD स्क्वायर को लिया बिकॉज CD का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 3OD स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसको रेशियो किया, रेशियो करने के बाद OD स्क्वायर और OD स्क्वायर कट जाएंगे, कटने के बाद रह जाएगा पाई बाई 3, तो रेशियो क्या होगा, पाई/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, 30 वाला क्वेश्चन, 30। प्रूव दैट cos to the power 4x minus sin to the power 4x divided by 1 minus 10x equals to cot x plus 1 by sec x into cosec x, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इन पर आपको ज़्यादा टाइम, ठीक है, लगाना होता है ना, सोचने के लिए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिटीज़ के, तो इनको छोड़ो, ठीक है, बिकॉज इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको स्पेस छोड़ देना है, क्लियर। तो देखो बहुत सिंपल सा है, हमने क्या किया, हमने s² - b² कर दिया इसको, ठीक है। ये कैसे फॉर्म में है, s² - b² लिख सकते, तो मैं क्या कर दिया,
मैंने टू दी पावर 4 है ना, तो मैंने इसको कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और साइन स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये लिख गया कुछ एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो तुमको पता ही है, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं फैक्टराइजेशन में, क्लास 8 में, याद करो। तो ए प्लस बी किया, फिर ए माइनस बी किया, ठीक है, 1 माइनस 10x। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 को मैंने लिख दिया साइन बाई कॉस। क्या बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं रे, कोई दिक्कत नहीं है रे। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस माइनस cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x। अब हम फिर से देखो, फिर से हमारा कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो लगाओ ना cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है। आहा, क्या बात है, ये तो, और ये तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा cos x प्लस sin x। इसके बाद कुछ आ जाता है ऐसा कि cos x प्लस sin x इंटू cos x, है ना, ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। अब भाई साहब यहाँ पर तो भाई cot x प्लस 1 है और नीचे sec x इंटू cos x है, ये कैसे निकालेंगे। एक्चुअली इसे करने का तरीका कुछ ऐसा है, अब सोचो ज़रा कैसे कर सकते हैं। ऊपर से मुझे cot x चाहिए, cot x के लिए मैं क्या करूँगा, cot x के लिए मैं ऊपर में साइन से डिवाइड कर दूँ क्या, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड तो साइन से नहीं होगा, रुको, साइन से डिवाइड ना करके अगर मैं ऊपर और नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा। ऊपर से नीचे साइन से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पर अच्छा, तो हमने क्या दिमाग लगाया पता है, हमने ऊपर नीचे sec x इंटू कोसेक x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अरे भाई क्या दिमाग लगाया है, देखो sec x इंटू कोसेक x होल इंटू कोसेक x प्लस साइन x इंटू कोस x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई हमारा क्या है sec x इंटू कोसेक x। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे एकदम चालाकी करके ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो, ठीक है। तो कर सकते हैं बिकॉज ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, हाँ भाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब गौर से देखो, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो लिखो, तो याद रखो सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है 1 होता है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, तो कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा आपका, डिवाइडेड बाय, नीचे का कुछ चेंज नहीं करना है, नीचे का तो भाई इतना ही सेम ही रहेगा। नाउ सी, ये होगा कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, तो कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अब देखो कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है 1 होता है, कैसे, कोसेक्स को मैं लिख सकता हूँ, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स कैंसिल होगा 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था सेक इंटू कॉस 1, वैसे ही कोसेक इंटू साइन 1 होता है, क्लियर। डायरेक्ट 1 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय सेक एक्स इंटू 10x। अब भाई फिर भी तो आंसर मिला, सॉरी 10x क्यों लिख दिया भाई पागल, इसमें होगा कोसेक। तो देखो गौर से भाई, ऊपर तो भाई कॉट चाहिए यार, ऊपर तो कॉट चाहिए, लेकिन हमारा तो कॉट आया नहीं। अरे यार तुम भी ना भाई, कॉट कैसे मिलेगा मुझे बताओ, कॉट का रिलेशन बताओ, कॉट क्या होता है कोस बाय साइन, तो मैं कोसेक को ना 1 बाय साइन लिख देता हूँ। अरे भाई हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, अरे भाई बल्ले बल्ले हो गया, देखो 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 बल्ले बल्ले हो गया, मैंने इसको लिख दिया 1 बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, हो गया ना भाई, कॉट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, हो गया आर के बराबर, क्या बोलते हो गया ना। अरे ये तो इजी था, हाँ ये तो इजी था भाई। तो अब ये जो दिमाग में आया था कि कोसेक एक्स को मुझे 1 बाई साइन करना था,
ये आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, ठीक है। क्या पता एग्ज़ाम के प्रेशर में, टाइम के प्रेशर में ना आए ऐसा वाला, ठीक है। तो हमेशा दिमाग को ठंडा रखो और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो मिल गए ना आपको 5 मार्क्स, 5 या 4 मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है भाई, ठीक है। 4 मार्क्स मिल गए आपको, 4 में फिर 3 मार्क्स मिल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा सेक्शन डी और सेक्शन ई के वीडियोज़ भी आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वो मैं बना लूँगा जल्दी से, बिकॉज टाइम बहुत कम है भाई साहब। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 31 का द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है, ओके। तो आपका यहाँ पर गिवन क्या है? मीन गिवन है ना, हाँ मीन, क्या बोला भाई, मीन, हाँ। तो मीन के लिए तो बहुत सारे कॉलम्स चाहिए होते हैं, लेकिन वैल्यू छोटा ही लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट मेथड से कर देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए छोटा सा कॉलम बनाते हैं, इतना, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट मेथड से मत करो, तुम लोग करो स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम मीन से, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तुम लोग इसको स्टेप डेविएशन से करना या फिर एज्यूम मीन से करना, ठीक है। बिकॉज देखो बोर्ड्स में तुमको टाइम मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा तुम लोगों को, तो वो टाइम तुमको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है भाई। बिकॉज अभी देखो अभी रात के बहुत बज चुके हैं ना, ठीक है। आपको खर्राटे भी सुनाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज इतने रात को मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अभी तो आदत सी हो गई है, इसलिए सॉरी, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई कितने कॉलम्स हैं? 4 ही कॉलम्स हैं, फालतू का जगह वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। 4, ये 4 और ये 5, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉलम्स बन गए, कट गए, है ना। नाउ सी द क्वेश्चन इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ठीक है। ये हमारे क्लासेस हो गए, मतलब रेनफॉल हो गए। ये 7 है, ये x है, ये 10 है, ये 4 है। और एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 20 डिवाइडेड टू 10। फिर क्लास साइज देखो 20 है तो 20 प्लस कर जाओ, इसमें 30, 30 प्लस 20, 50, 50 प्लस 70, ठीक है। स्ट्रेटेजी फिर एफ इंटू एक्स आई करो तो 70 हो जाएगा, फिर ये होगा 30x हो जाएगा, ये होगा 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 हो जाएगा, है ना। तो इसका समेशन कितना होगा? समेशन ऑफ एफ आई 21 प्लस एक्स, ओके। अच्छा भाई ये तो समझ में आ गया, 21 प्लस एक्स है। फिर ये कितना होगा समेशन, देखो प्लस करो, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30x प्लस इसमें सबको 0 है, 0, फिर 8, फिर 0, यहाँ पर 5, 7, तो 8 और 7 15, 1 जाएगा, तो यहाँ पर 8, ठीक है। 30x प्लस 850, ओके। नाउ मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आई गेस, हाँ जी, हाँ भाई मीन ऑलरेडी गिवन है। मीन कितना है? 35। सो मीन इक्वल्स टू 35। तो मीन का फार्मूला क्या था? मीन का फार्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 35, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है 850 प्लस 30x बाई हाँ 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स इक्वल्स टू 35। फिर यहाँ से 850 प्लस 30x इक्वल्स टू 35 में 21 करूँगा तो 735 मिलेगा, और ये 35x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5x इक्वल्स टू 115, यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 23। तो हमें x का वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 23। सो 23 इज़ द नंबर ऑफ डेज। क्या बोलते हो गया भाई जिंगल वाला, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे सेक्शन डी और सेक्शन ई के वीडियो के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है।